जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपर्स की डायरी चैनल में फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सो एक्सप्लेन वीडियो इन डिटेल। मेरा मतलब है कि आज की ये जो गहन चर्चा है या कहें कि हमारा ये खास डीप डाइव है, ये पूरी तरह से उन लोगों को समर्पित है जो किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। और सिर्फ एग्जाम वाले ही नहीं, जो लोग भारत की संस्कृति को गहराई से समझना चाहते हैं उनके लिए भी। सही कहा, क्योंकि परीक्षाओं की तैयारी में ना अक्सर एक बहुत बड़ी समस्या आती है। आर्ट एंड कल्चर जैसे जो विषय हैं, मतलब कला और संस्कृति के लंबे लंबे उबाऊ नोट्स को रटना पड़ता है। रटना सबसे मुश्किल काम है। वही तो। लेकिन आज हमारे पास जो सोर्स है ना, वो रटने की इस पूरी प्रक्रिया को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए, आज हमारे सामने जो स्रोत है वो कोई सामान्य किताब या टेक्स्ट नहीं है। ये एक बहुत ही शानदार और विस्तृत इन्फोग्राफिक नक्शा है। हाँ, जिसका शीर्षक है सभी राज्यों के प्रमुख त्योहार / उत्सव 2/7। जी, इसमें भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर फैले हुए जितने भी सांस्कृतिक उत्सव हैं उनको एक विजुअल रूप में दर्शाया गया है। और ये विजुअल होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। प्रतियोगी परीक्षाओं में, खासकर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में, त्योहारों और उनकी भौगोलिक स्थिति से जुड़े सवाल अक्सर आते हैं। और जब आप किसी जानकारी को नक्शे पर देखते हैं ना, तो वो दिमाग में एक तस्वीर की तरह छप जाती है। और यही आज का हमारा मिशन है। हम इस नक्शे को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि इसे डिकोड करेंगे। हम भारत के अलग अलग हिस्सों की यात्रा करेंगे। बिल्कुल, एक सांस्कृतिक यात्रा। हाँ, और ये समझेंगे कि कौन सा त्योहार कहाँ मनाया जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो वहीं क्यों मनाया जाता है। क्योंकि जब क्यों पता चल जाता है तो चीजें याद रखना आसान हो जाता है। चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत और हमारे हिमालयी राज्यों की। नक्शे में सबसे ऊपर ताज की तरह जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र है। सबसे उत्तरी हिस्सा। यहाँ जम्मू कश्मीर के प्रमुख त्योहारों में ईद उल फित्र, हेमिस महोत्सव और नवरेह लिखे गए हैं। अब ईद तो हम जानते हैं कि पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाती है, लेकिन ये नवरेह और हेमिस का क्या संदर्भ है? देखिए, नवरेह को अगर आप शब्दों में तोड़ें तो ये नव और रेह से बना है, यानी नववर्ष। अच्छा, नया साल। हाँ, ये मूल रूप से कश्मीरी पंडितों का चंद्र नववर्ष होता है, जो वसंत ऋतु की शुरुआत में मनाया जाता है। समझ गया। और रही बात हेमिस महोत्सव की, तो ये बहुत ही दिलचस्प है। अगर आप नक्शे को थोड़ा और ध्यान से देखें तो हेमिस सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं है। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ, ये लद्दाख के हिस्से में भी प्रमुखता से अंकित है। बिल्कुल। और लद्दाख वाले बॉक्स में हेमिस के साथ साथ लोसर और सिंधु दर्शन भी लिखा हुआ है। तो क्या हेमिस दोनों जगह मनाया जाता है? असल में हेमिस महोत्सव मुख्य रूप से लद्दाख के प्रसिद्ध हेमिस मठ में मनाया जाता है, जिसे हेमिस मॉनेस्ट्री कहते हैं। ये तिब्बती बौद्ध धर्म के गुरु पद्मसंभव की जयंती का प्रतीक है। आपने वो मशहूर मुखौटा नृत्य या चम डांस देखा होगा? हाँ, टीवी पर अक्सर दिखाते हैं। वही। तो चूंकि ऐतिहासिक रूप से जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही राज्य का हिस्सा रहे हैं, इसलिए ये सांस्कृतिक जुड़ाव दोनों जगह नक्शे में दिखता है। बात लॉजिकल है। और लद्दाख में जो लोसर है वो भी तिब्बती नववर्ष का जश्न है। और सिंधु दर्शन तो सीधे तौर पर भूगोल से जुड़ा है। सिंधु नदी से? जी, ये लद्दाख से बहने वाली सिंधु नदी के प्रति सम्मान प्रकट करने का एक आधुनिक उत्सव है। ये है एक बहुत ही तार्किक तरीका है इसे याद रखने का। सिंधु नदी यानी लद्दाख। और यही लोसर त्योहार मुझे नक्शे में थोड़ा नीचे आने पर हिमाचल प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। एकदम सही पकड़े आप। हिमाचल के बॉक्स में लोसर के साथ मनाली शरदोत्सव या विंटर कार्निवल का जिक्र है। हाँ, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और किन्नौर जैसे जो ऊपरी इलाके हैं ना, वहाँ तिब्बती बौद्ध संस्कृति का गहरा प्रभाव है। इसीलिए लोसर वहाँ भी एक प्रमुख त्योहार है। मतलब ये एक पैटर्न है। हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये एक बेहतरीन पैटर्न है। अगर सवाल आता है कि लोसर कहाँ मनाया जाता है, तो उम्मीदवारों को तुरंत पूरे हिमालयी बेल्ट के बारे में सोचना चाहिए। लद्दाख, हिमाचल और शायद सिक्किम या अरुणाचल भी। बिल्कुल, उस पूरे बेल्ट में। और पहाड़ों से उतरकर जब हम पंजाब और हरियाणा के मैदानी इलाकों में आते हैं तो त्योहारों का स्वरूप एकदम बदल जाता है। पूरी तरह से। नक्शे के अनुसार दोनों ही राज्यों में लोहड़ी और बैसाची प्रमुख हैं। मुझे लगता है कि यहाँ संस्कृति पूरी तरह से खेती किसानी की तरफ मुड़ गई है। एकदम सटीक आकलन है। पंजाब और हरियाणा भारत के प्रमुख अन्न भंडार है। यहाँ की पूरी जीवन शैली कृषि पर निर्भर है।
जनवरी में जब सर्दियों की फसल यानी रबी की फसल कटने को तैयार होती है तो लोहड़ी मनाई जाती है। अलाव जलाकर जो मनाते हैं। हाँ, अलाव चलाकर नई फसल के दाने अग्नि को अर्पित किए जाते हैं। और फिर अप्रैल में जब फसल पूरी तरह कट जाती है तो बैसाखी का जश्न मनता है। ये सिर्फ त्योहार नहीं है, ये तो किसानों की मेहनत के रंग हैं। बिल्कुल। खेती से जुड़े त्योहारों की ये बात बहुत ही स्वाभाविक लगती है। चलिए अब नक्शे में थोड़ा पश्चिम की ओर चलते हैं। राजस्थान की तरफ। हाँ, राजस्थान का नाम आते ही एक रंग बिरंगी तस्वीर जहन की उभरती है। यहाँ गणगौर, पुष्कर मेला और तीज का उल्लेख है। जी। पुष्कर मेला तो मुझे पता है कि ऊंटों का एक बहुत बड़ा वैश्विक मेला है, लेकिन ये गणगौर क्या है? गणगौर राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। गण का मतलब है भगवान शिव और गौर का मतलब है माता पार्वती। अच्छा। ये सुहाग और वैवाहिक सुख का उत्सव है। इसी तरह तीज भी मानसून के स्वागत और महिलाओं के झूला झूलने की परंपरा से जुड़ा है। बारिश का आना राजस्थान में तो वैसे भी किसी उत्सव से कम नहीं होगा। हाँ, राजस्थान जैसी शुष्क जलवायु वाले राज्य में बारिश का आना बहुत बड़ा उत्सव होता है और तीज उसी का प्रतीक है। और राजस्थान के ठीक नीचे गुजरात है। नक्शे में गुजरात के लिए नवरात्रि, उत्तरायण जिसे पतंग महोत्सव कहा गया है, और मोढेरा नृत्य महोत्सव सूचीबद्ध है। गुजरात की नवरात्रि का गरबा तो विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ उत्तरायण को विशेष रूप से पतंगबाजी से जुड़ा गया है। हाँ, मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य उत्तरायण होता है तो पूरा गुजरात छतों पर आ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा आयोजन होता है। मैंने देखा है, आसमान पतंगों से भर जाता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो है मोढेरा नृत्य महोत्सव। मोढेरा? हाँ, मोढेरा गुजरात में एक प्राचीन और प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। इस ऐतिहासिक मंदिर के प्रांगण में हर साल यह शास्त्रीय नृत्य महोत्सव आयोजित होता है। ये वास्तुकला और कला का संगम लगता है। जी, ये एक अद्भुत संगम है। ये नृत्य महोत्सव वाली बात बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अगर मैं नक्शे में मध्य प्रदेश की तरफ देखूं तो वहां भी एक बहुत प्रसिद्ध स्थान का नाम है, खजुराहो नृत्य महोत्सव। हाँ, सही ध्यान गया आपका। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भगोरिया साठ का भी जिक्र है। यहाँ हम एक बहुत ही शानदार पैटर्न देख रहे हैं। आपने गुजरात में मोढेरा देखा, मध्य प्रदेश में खजुराहो देखा। खजुराहो चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए अपने शानदार मंदिरों के लिए जाना जाता है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर भी है। बिल्कुल। एक मिनट, अगर ये पैटर्न है तो क्या हमें पूर्वी तट पर भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? अगर मैं सीधे ओडिशा के बॉक्स पर नजर डालूं तो हाँ, वहां कोरनार्क नृत्य महोत्सव लिखा हुआ है। बिल्कुल। मोढेरा का सूर्य मंदिर, खजुराहो के मंदिर और ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर। वाह, ये तो बहुत बढ़िया लिंक है। सरकार और सांस्कृतिक विभाग इन प्राचीन धरोहरों के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन जगहों पर भव्य नृत्य महोत्सव आयोजित करते हैं। परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए तो ये एक हैक हो गया। हाँ, एक शॉर्टकट है। जब भी किसी प्राचीन मंदिर के नाम के साथ नृत्य महोत्सव जुड़ा हो तो उसे उस राज्य के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल से जोड़कर याद कर लीजिए। ये सच में एक बहुत ही मददगार जानकारी है। चलिए अब थोड़ा वापस मध्य और पश्चिमी भारत की तरफ लौटते हैं। हमने मध्य प्रदेश के भगोरिया हाट की बात अधूरी छोड़ दी थी। हाँ, भगोरिया हाट मध्य प्रदेश के भील और भिलाला जनजातियों का एक बहुत ही रंगारंग पारंपरिक त्योहार है। ये कब होता है? ये होली के ठीक पहले लगता है। ये एक तरह का जनजातीय मेला है। और अगर हम इसके ठीक बगल में महाराष्ट्र की बात करें तो स्रोत बताता है कि वहाँ गणेश चतुर्थी, गुड़ी पड़वा और मकर संक्रांति प्रमुख हैं। गणेश उत्सव तो महाराष्ट्र की आत्मा है। लेकिन ये गुड़ी पड़वा भी तो नववर्ष से ही जुड़ा है ना, जैसे हमने कश्मीर में नवरेह देखा था। बिल्कुल सही। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का पारंपरिक हिंदू नववर्ष है। अच्छा। और एक बात, जिस दिन महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाया जाता है उसी दिन आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी नववर्ष होता है। बस नाम बदल जाता है। हाँ, बस नाम बदल जाता है। इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में समझना जरूरी है कि भारत में समय और खगोलीय घटनाओं को मनाने का तरीका एक ही है, बस क्षेत्रीय भाषाओं में उनके नाम अलग हैं। ये सांस्कृतिक एकता का एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है। अब इसी बात पर उत्तर भारत के हिंदी भाषी क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। चलिए। यहाँ नक्शे में एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक कड़ी नजर आ रही है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों के ही बॉक्स में कुंभ मेला लिखा हुआ है। ये स्वाभाविक भी है। कुंभ मेला 12 साल में एक बार 4 स्थानों पर लगता है।
जिनमें से 2 हरिद्वार और प्रयागराज इन्हीं दोनों राज्यों में है। हरिद्वार उत्तराखंड में जहां गंगा पहाड़ों से मैदान में उतरती है, और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। ये नदियों के प्रति भारत की गहरी आस्था का प्रतीक है। बिल्कुल। स्रोत में इसके अलावा भी नदियों और प्रकृति का जिक्र है। उत्तराखंड में हरेला और गंगा दशहरा लिखा है, जबकि उत्तर प्रदेश में रामनवमी और गंगा महोत्सव हैं। हरेला का शाब्दिक अर्थ ही है हरा दिन। हरा दिन। हाँ, ये उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मानसून की शुरुआत और हरियाली के स्वागत का पर्व है। लोग इस दिन पेड़ पौधे लगाते हैं। ये पर्यावरण संरक्षण का एक प्राचीन पारंपरिक रूप है। और जैसे जैसे गंगा आगे बढ़ती है, हम बिहार पहुंचते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार छठ पूजा नक्शे में सबसे ऊपर है, और साथ में सोहराई लिखा है। छठ तो शायद पूरे विश्व में अपनी तरह का इकलौता त्योहार है, जहां डूबते और उगते दोनों ही सूर्यों की पूजा होती है। छठ पूजा वास्तव में प्रकृति और सूर्यदेव के प्रति कृतज्ञता का सबसे शुद्ध रूप है। इसमें किसी मूर्ति की जरूरत नहीं होती। हाँ, सिर्फ एक नदी का घाट, सूप, फल और अर्घ्य चाहिए होता है। पर्यावरण के लिहाज से ये भारत के सबसे इको फ्रेंडली त्योहारों में से एक है। और बिहार के नीचे जो झारखंड है, वहां के त्योहारों में करम और सरहुल का नाम है। क्या ये भी प्रकृति से जुड़े हैं? 100%। सरहुल झारखंड की मुंडा, ओराओं और हो जनजातियों का वसंत महोत्सव है। ओके। इसमें विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। इसी तरह करम त्योहार में करम के पेड़ की डाल की पूजा होती है। यानी जंगल और पेड़। हाँ, ये दर्शाता है कि हमारे आदिवासी समुदायों का जीवन पूरी तरह से जंगल और पेड़ों के इर्द गिर्द घूमता है। ये बात छत्तीसगढ़ के त्योहारों पर भी पूरी तरह लागू होती है। नक्शे में छत्तीसगढ़ के लिए हरियाली और पोला का उल्लेख है। जी। पोला में शायद खेती में काम आने वाले बैलों की पूजा होती है ना? हाँ, पोला का त्योहार किसानों द्वारा अपने मवेशियों, विशेषकर बैलों के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है। बैल साल भर खेत जोतते हैं, इसीलिए एक दिन उन्हें सजाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और उन्हें आराम दिया जाता है। यह भारतीय कृषि व्यवस्था की संवेदनशीलता को दिखाता है। अब पूर्वी तट की तरफ मुड़ें तो पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा और पोयला बोईशाख दिखते हैं। पोयला बोईशाख यानी बंगाली नववर्ष। और फिर उड़ीसा, जहां हमने कोणार्क नृत्य महोत्सव की बात पहले ही कर ली है, वहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी प्रमुखता से अंकित है। रथ यात्रा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि एक रथ खींचने की विशाल इंजीनियरिंग और सामूहिक आस्था का उदाहरण है। भगवान जगन्नाथ का अपने मंदिर से बाहर आना और जनता के बीच जाना इस त्योहार की सबसे बड़ी खासियत है। ये सारी जानकारियां वाकई परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अब हम जिस क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं, वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का सबसे स्कोरिंग और कभी-कभी सबसे कंफ्यूजिंग हिस्सा होता है। आप पूर्वोत्तर भारत की बात कर रहे हैं? हाँ, पूर्वोत्तर भारत। अक्सर यहाँ के त्योहारों के नाम याद करने में उम्मीदवारों को पसीना आ जाता है। पूर्वोत्तर भारत सांस्कृतिक विविधताओं का एक घना जंगल है, लेकिन अगर हम इसे समझकर पढ़ें तो ये बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए नक्शे में असम से शुरुआत करते हैं। ठीक है। यहाँ बिहू को 3 भागों में बांटा गया है: माघ बिहू, रोंगाली बिहू और कंगाली बिहू। एक ही त्योहार 3 बार, ऐसा क्यों? क्योंकि बिहू सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं है, ये असम के पूरे कृषि चक्र का आईना है। एग्रीकल्चरल साइकिल। हाँ, अप्रैल में जब बुवाई का समय होता है तो रोंगाली बिहू मनाते हैं, जो वसंत का जश्न है। अक्टूबर में जब फसल खेत में होती है और गोदाम खाली होते हैं तो प्रार्थना के रूप में कंगाली बिहू मनाते हैं, यानी संसाधनों की कमी वाला बिहू। बिल्कुल। और जनवरी में जब फसल कटकर घर आ जाती है तो दावतों वाला माघ बिहू या भोगली बिहू मनाया जाता है। ये तो बहुत ही शानदार लॉजिक है। बुवाई, रखवाली और कटाई तीनों के लिए अलग बिहू। नक्शे में असम के साथ अंबुबाची मेला भी लिखा है। ये किस बारे में है? अंबुबाची मेला गुवाहाटी के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में लगता है। ये देवी शक्ति और स्त्रीत्व का एक अनूठा उत्सव है। अच्छा। ऐसी मान्यता है कि इस समय के दौरान देवी रजस्वला होती हैं। ये मेला प्रजनन क्षमता और प्रकृति की सृजन शक्ति का बहुत बड़ा प्रतीक है। ये जानकारी दिमाग में छप जाने वाली है। अब नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को देखते हैं। यहाँ सोलुंग,
तवांग महोत्सव और पंगसाउ महोत्सव लिखे हैं। जी तवांग तो अपने बौद्ध मठ के लिए दुनिया भर में मशहूर है, तो ये याद रखना आसान है। बिल्कुल। और सोलुंग वहाँ की आदि जनजाति का कृषि त्योहार है। और पंगसाउ पंगसाउ का नाम पंगसाउ पास यानी दर्रे से आता है, जो म्यांमार की सीमा पर है। ये भौगोलिक स्थिति से जुड़ा एक बेहतरीन तथ्य है। नागालैंड की बात करें तो वहाँ हॉर्नबिल महोत्सव और मोत्सू महोत्सव का नाम है। हॉर्नबिल तो शायद पूर्वोत्तर का सबसे मशहूर त्योहार बन चुका है, जो हर साल दिसंबर में होता है। हाँ, लेकिन हॉर्नबिल महोत्सव असल में कोई प्राचीन पारंपरिक त्योहार नहीं है। ऐसा क्या? इसे त्योहारों का त्योहार या फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। नागालैंड में कई अलग अलग जनजातियां हैं। हाँ, ये तो है। तो उन सभी की संस्कृति, नृत्य और संगीत को एक ही मंच पर लाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया गया था। इसका नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है, जो नागा लोक कथाओं में बहुत सम्मानित है। ये एक बहुत अच्छी इंसाइट है। आगे बढ़ते हैं। मणिपुर में याओशांग और लाई हरोबा सूचीबद्ध हैं। याओशांग शायद होली की तरह होता है। हाँ, याओशांग को मणिपुर की होली कहा जा सकता है, जो लगातार 5 दिनों तक चलती है। और लाई हरोबा? लाई हरोबा मेतेई समुदाय का एक बहुत प्राचीन त्योहार है, जो जंगल के देवताओं या वन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है। और मिजोरम के हिस्से में चापचार कुट का नाम है। यहाँ मुझे एक और बात याद आ रही है कि अक्सर परीक्षाओं में कुट शब्द से जुड़े कई त्योहार पूछे जाते हैं। ये उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ा शॉर्टकट या हैक है। कैसे? कुट शब्द का मीजो भाषा में अर्थ ही होता है त्योहार। जब भी परीक्षा में चापचार कोट, मीम कोट या पावल कोट जैसा कोई नाम आए, तो आपका दिमाग तुरंत मिजोरम या उसके आसपास के कुकीचिन जनजातीय क्षेत्रों की तरफ जाना चाहिए। ये तो सच में नंबर पक्के करने वाली बात हो गई। त्रिपुरा के बॉक्स में भी 2 विशेष नाम हैं, खर्ची पूजा और केर पूजा। खर्ची पूजा में 14 देवताओं की पूजा होती है, जो त्रिपुरा के राजवंश के कुल देवता रहे हैं। यह अगरतला में मनाया जाता है और यह राज्य के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। और पूर्वोत्तर के सफर को मेघालय के साथ पूरा करते हैं। यहाँ वांगला और शाद सुक मिन्सियम जैसे अनूठे नाम हैं। वांगला गारो जनजाति का एक बहुत प्रसिद्ध फसल उत्सव है। इसे 100 ड्रमों का त्योहार भी कहा जाता है। 100 ड्रमों का त्योहार? हाँ, क्योंकि इसमें ढोल या ड्रम बजाकर सूर्य देवता की पूजा की जाती है। आप देख सकते हैं कि पूरे पूर्वोत्तर में प्रकृति और कृषि ही जीवन का मुख्य आधार है। सच में इस नक्शे ने इन सारी मुश्किल और जटिल लगने वाली जानकारियों को कितनी आसानी से एक ही जगह समेट दिया है। बिल्कुल। अब हम अपनी इस यात्रा के अंतिम चरण दक्षिण भारत की ओर बढ़ते हैं। नक्शे में दक्षिण की शुरुआत कर्नाटक से होती है। यहाँ मैसूर दशहरा, हम्पी महोत्सव और उगादी का नाम है। उत्तर भारत के दशहरे और मैसूर के दशहरे में क्या फर्क है? उत्तर भारत में दशहरा रामलीला और रावण दहन के रूप में मनाया जाता है, लेकिन मैसूर का दशहरा वाडेयार राजवंश की शाही परंपराओं और देवी चामुंडेश्वरी की पूजा से जुड़ा है। अच्छा, वहाँ फोकस अलग है। हाँ, इसमें हाथियों का एक बहुत भव्य जुलूस निकलता है। और हम्पी महोत्सव फिर से उसी पैटर्न का हिस्सा है। वही ऐतिहासिक मंदिरों वाला पैटर्न। बिल्कुल, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रहे ऐतिहासिक खंडरों के बीच मनाया जाता है। और उगादी यहाँ का नववर्ष हो गया। हाँ, अगर हम केरल की ओर देखें तो वहाँ ओणम, विशु और त्रिशूर पुरम का उल्लेख है। विशु यहाँ का नववर्ष है। ओणम केरल का सबसे बड़ा त्योहार है, जो राजा महाबली की वापसी और फसल कटाई की खुशी में मनाया जाता है। इसी में बोट रेस भी होती है ना? हाँ, इसी दौरान प्रसिद्ध नौका दौड़ भी होती है। और त्रिशूरपुरम मंदिरों का एक बहुत विशाल उत्सव है, जहाँ शानदार तरीके से सजे हुए हाथियों और पारंपरिक संगीत का एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। दक्षिण भारत के त्योहारों की भव्यता सच में अलग स्तर की है। तमिलनाडु में पोंगल और जल्लीकट्टू दर्ज हैं। पोंगल फिर से एक महत्वपूर्ण फसल उत्सव है, जो 4 दिन तक चलता है। और जल्लीकट्टू वहाँ का एक पारंपरिक सांड को काबू करने वाला खेल है, जो इसी त्योहार के दौरान आयोजित होता है। बिल्कुल। और मुख्य चर्चा का समापन हम तेलंगाना के साथ करेंगे, जो नक्शे में थोड़ा ऊपर की तरफ स्थित है। जी, यहाँ तेलंगाना के 2 बहुत ही अनूठे त्योहारों का जिक्र है, बथुकम्मा और बोनालू। सही कहा। बथुकम्मा के बारे में मैंने पढ़ा है कि ये महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक बहुत ही खूबसूरत फूलों का त्योहार है। हाँ, बथुकम्मा में फूलों को एक पिरामिड के आकार में सजाया जाता है। ये देवी महागौरी की पूजा का रूप है। और बोनालू? बोनालू भी देवी महाकाली को समर्पित एक पारंपरिक हिंदू त्योहार है, जिसमें देवी को भोजन अर्पित किया जाता है। तो दोस्तों,
इस तरह हमने कश्मीर की वादियों से लेकर केरल के तटों तक और गुजरात के रण से लेकर पूर्वोत्तर के पहाड़ों तक पूरे भारत के त्योहारों को इस एक इन्फोग्राफिक नक्शे के जरिए डिकोड किया। अगर हम पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि भूगोल का अध्ययन जब संस्कृति के साथ जुड़ जाता है तो वो केवल रटने वाला तथ्य नहीं रहता, वो एक कहानी बन जाता है। बिल्कुल। इस नक्शे ने हमें दिखाया कि कैसे नदियां, फसलें, मौसम और प्राचीन मंदिर हमारी संस्कृतियों को आकार देते हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले के लिए ये एक अचूक तरीका है। जब आप पैटर्न समझ लेते हैं, जैसे नृत्य महोत्सवों का प्राचीन मंदिरों से जुड़ाव या नववर्ष के अलग अलग क्षेत्रीय नाम, या फिर कृषि और फसलों का चक्र, हाँ, तो परीक्षा में कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। ये सोचने वाली बात है कि क्या आमतौर पर कोई अपने देश के नक्शे को इस नजरिए से देखता है? बहुत कम लोग। राजनीतिक नक्शे तो सभी देखते हैं, लेकिन ये सांस्कृतिक नक्शा असल में भारत की आत्मा को दर्शाता है। एकदम सही बात है। और अब इस ज्ञानवर्धक सफर के बिल्कुल अंत में इसी स्रोत से जुड़ी एक बहुत ही रहस्यमयी बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। वो क्या है? जब हम पूरे देश की सैर कर रहे थे तो मेरी नज़र इस नक्शे के बिल्कुल निचले कोने पर पड़ी। वहाँ निर्माताओं ने हमारे लिए एक छोटा सा ईस्टर एग या कहें कि एक पहेली छोड़ रखी है। अच्छा। वहाँ लाल अक्षरों में एक सवाल पूछा गया है। सवाल है, सिग्मोत्सव कहाँ का प्रमुख त्योहार है? ये एक बहुत ही शानदार चुनौती है जिसे स्रोत के अंत में छोड़ दिया गया है। हमने पूरे नक्शे का विस्तार से विश्लेषण किया, लगभग हर राज्य को टटोला, लेकिन ये सिग्मोत्सव नाम हमारी इस पूरी चर्चा में कहीं नहीं आया। जी हाँ, और इस डीप डाइव को हम इसी रहस्य पर रोकेंगे। ये सभी सुनने वालों, विशेषकर परीक्षा की तैयारी करने वाले उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक होमवर्क है। बिल्कुल, उन्हें खुद खोजना चाहिए। खुद खोजिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए और पता लगाइए कि ये रहस्यमयी सिग्मोत्सव भारत के किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टॉपर्स की डायरी के साथ ऐसे ही सीखते रहिए, चीज़ों के पीछे का लॉजिक समझते रहिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाते रहिए। जय हिंद।